Hello everyone, I am Neeru. Let's start our today's class. स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। कि लिटरेचर पढ़ने के संबंध में जो हमारे विचार हैं कि कई लोग किस तरह से लिटरेचर पढ़ते हैं और कुछ किस तरह से पढ़ते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में लेफ्केजियो हर्न जो हमारे राइटर हैं वो क्या कहते हैं। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। राइटर क्या कहते हैं कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि किस तरह से अध्ययन किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस with literature is needed before taste and discrimination can possibly be acquired, and without these it is almost impossible to learn how to read। कि पढ़ने में रुचि और बुक्स की सही समझ विकसित करने के लिए साहित्य के अध्ययन का लंबा अनुभव होना जरूरी है, और इन चीज़ों के बिना अध्ययन की कला को सीखना लगभग बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, असंभव है। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैंने लगभग असंभव कहा है। क्यों कहा है? सिंस देयर आर सम रेयर मैन who through a kind of inherited literary instinct are able to read very well even before reaching the age of 25 years। मैंने लगभग इसलिए असंभव कहा है क्योंकि बहुत थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो एक जन्मजात बर्थ से ही साहित्यिक स्वभाव या साहित्यिक प्रवृत्ति के कारण 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचने के पहले भी अच्छी तरह से पढ़ना सीख लेते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन यह तो अपवाद है। मतलब कोई ही ऐसा होता है, कोई रेयर ही ऐसा होता है जो 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते और सारा लिटरेचर जो है उसके समझ में आने लग जाता है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, लेकिन ये तो अपवाद है और मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। For to read the characters of the letters of the text does not mean reading in the true sense। क्योंकि किसी पुस्तक के अक्षरों को पढ़ लेना सही अर्थों में अध्ययन नहीं कहा जा सकता। You will often find yourselves reading words or characters automatically, even pronouncing them quite correctly, while your minds are occupied with a totally different subject। और कई बार आप खुद ही अक्षरों और शब्दों को पढ़ने लगते हैं और उनका सही उच्चारण करने लगते हैं, जबकि आपका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो पूरी तरह से अलग विषय में लगा हुआ होता है और आप रीडिंग करते जाते हैं और वो भी करेक्टली। This mechanism of reading becomes altogether automatic at an early period of life and can be performed irrespective of attention। और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही पढ़ने का यह तरीका जो है पूरी तरह से ऑटोमेटिकली हो जाता है, स्वचालित ही हो जाता है, और जिसमें ध्यान मग्न हुए बिना, है ना, बिना इधर उसके अंदर अपना ध्यान जो है हम लगाए बिना ही और उसमें पढ़ना संभव हो जाता है। Neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement, or in other words, to read a book for the story। मैं किसी पुस्तक में से अपने मनोरंजन के लिए किसी घटना के वर्णन को अलग से निकालकर उसी को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ी बुक ले लेते हैं और उसमें से अपने जो जो उनको स्टोरी अच्छी लगती है वो पोर्शन पढ़ लेते हैं। तो उस पढ़ने की प्रवृत्ति को भी मैं अध्ययन नहीं कह सकता। और या फिर दूसरे शब्दों में कि किसी पुस्तक को कहानी के लिए पढ़ना, है ना, उसे भी मैं अध्ययन नहीं कह सकता हूँ। राइटर कह रहे हैं कि हम अगर किसी बुक को टाइम पास के लिए पढ़ते हैं कि चलो इसमें कहानी अच्छी है हम पढ़ लेते हैं, तो इसे राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं इसे पढ़ना नहीं कहता हूँ। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every day, by people who do not read at all। हजारों की संख्या में किताबें जो हैं हर वर्ष, हर दिन, यहाँ तक कि हर दिन जो है इतनी इतनी बुक्स जो हैं लोग खरीदते हैं, और लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं वो। They only think that they read। वे केवल सोचते हैं कि वे पढ़ते हैं। They buy books just to amuse themselves, to kill time, as they call it, in 1 hour or two। Their eyes have passed over all the pages and there is left in their minds a vague idea or two about what they have been looking at, and this they really believe is reading। और वो केवल सोचते हैं कि वो पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ मनोरंजन के लिए किताबें खरीदते हैं, और उनके शब्दों में समय गुजारने का साधन जो है वो बुक्स हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग टाइम पास कर लेंगे, ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, तो वो टाइम पास करने के लिए बुक्स खरीदते हैं और 1-2 घंटे में
वो उन किताबों के सारे पेज अपनी आंखों में से निकाल देते हैं। यानी कि जो कुछ वे देख रहे हैं उसके बारे में उनके दिमाग में एक या दो भी विचार जो है दिमाग में नहीं रहते हैं कि हमने अगर ये पूरी किताब अपनी आंखों से निकाल दी है तो इसमें क्या आया था, किसके बारे में विचार जो थे इस बुक में थे। तो और वो मान लेते हैं कि सचमुच उन्होंने अध्ययन कर लिया है। देखो इस तरह से किताब 2 घंटे में उन्होंने पूरी निकाल दी आंखों से, और फिर भी वो क्या उनको कुछ भी नहीं पता उस बुक के बारे में कि उस चैप्टर में, उस स्टोरी में, उस नॉवल में क्या आया था। और फिर भी वो क्या सोचते हैं कि हमने पढ़ा है, हम पढ़ते हैं। एंड nothing is more common than to be asked, have you read such a book? Or to hear somebody say, I have read such and such a book. But these persons do not speak seriously. अब हम लोगों ने एक सामान्यतः सवाल है जो नॉर्मली किया जाता है कि क्या आपने वह पुस्तक पढ़ी है, या फिर कोई आदमी कहता है कि मैंने वह किताब पढ़ ली है। लेकिन ये लोग जो है गंभीरता से बात नहीं करते हैं। उन हजारों लोगों में से जो कहते हैं कि मैंने यह किताब पढ़ ली है या मैंने वह किताब पढ़ ली है, तो इस तरह से कहने वाले क्या वो गंभीर नहीं होते हैं अपनी स्टडी के प्रति। देयर इज 1 second, where is our line? There is not one perhaps who is able to express any opinion worth hearing about what he has been reading. अब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अपनी पढ़ी हुई किताब के बारे में एक भी ऐसा अभिव्यक्ति, ऐसा विचार जो प्रकट कर सके जो उसने उस बुक में पढ़ा और जिसे हम सुन भी सकें, है ना। Many and many a time I hear students say that they have read certain books, but if I ask them some questions regarding the books, I find that they are not able to make any answer, or at best, they will only repeat something that somebody else has said about what they think that they have been reading. और बहुत बार मैं विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को भी यह कहते हुए सुनता रहता हूँ, राइटर कह रहे हैं कि बहुत बार उन्होंने ऐसा सुना है स्टूडेंट्स को बातें करते हुए कि उन्होंने कुछ पुस्तकों को पढ़ लिया है, लेकिन अगर मैं उनसे उस पुस्तक के बारे में कोई सवाल पूछूं तो वे कदापि उत्तर नहीं दे पाते, या फिर उस पुस्तक के बारे में कुछ उनको बोलना पड़े, अगर हम पूछे ना कि आपने जो बुक पढ़ी है उसमें क्या आया था तो हमें भी बताओ, तो वो शायद नहीं बता पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ा था तो उनका दिमाग तो कहीं और था और उन्होंने जस्ट आंखों से निकालने के लिए ही उस बुक को पढ़ा था। और उस पुस्तक के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकते। इतना ही कर सकते हैं कि किसी लेखक या विचारक ने जो कुछ कहा है वो उसी को सिर्फ रिपीट मार देते हैं, रट्टा मार के रखते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो रट्टा ही मारते हैं और सिर्फ उसको रिपीट कर देते हैं, उसी सेम बात को जो राइटर ने कही हो। That somebody else has said about what they think that I have been reading, but this is not peculiar to students. लेकिन यह बात सिर्फ विद्यार्थियों पर ही लागू नहीं होती है। It is in all countries the way that the great public devours books. दुनिया के सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसी तरीके से किताबों को निगलते हैं, है ना, पढ़ते हैं इसी तरह से। I would say that the difference between the great critic and the common person is chiefly that the great critic knows how to read and that the common person does not. मैं तो यह कहना चाहूँगा कि एक महान समीक्षक और एक साधारण पाठक में यही अंतर होता है कि जहाँ महान समीक्षक जो है वो पुस्तक पढ़ने का सही तरीका जानता है और साधारण रीडर जो है वो उसको यह तरीका मालूम नहीं होता कि किसी बुक को जो है किस तरह से पढ़ा जाए। No man is really able to read a book who is not able to express an original opinion regarding the contents of a book. जो व्यक्ति किसी किताब को पढ़कर उसके बारे में क्या कंटेंट्स था, क्या विषय वस्तु थी, उसके बारे में अगर खुद की राय प्रकट नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो रियल में बुक पढ़नी, किताब पढ़नी, लिटरेचर पढ़ना नहीं जानता। No doubt you will think that this statement of the case confuses reading with study. बेशक आप सोचते होंगे कि इस मामले में यह कथन हमारे पठन और अध्ययन में भ्रम पैदा कर देता है कि हम कैसे पढ़ें और कैसे अध्ययन करें, है ना। You might say when we read history or philosophy or science, then we do read very thoroughly, studying all the meanings and bearing of the text slowly and thinking about it. क्योंकि जब हम हिस्ट्री, इतिहास, फिलोसफी, दर्शन या विज्ञान, साइंस पढ़ते हैं तो हम बहुत ही एकाग्रचित्त होकर पढ़ते हैं इनको और पुस्तक के सारे अर्थों को, उनके जितने भी मीन्स निकल रहे हैं, तात्पर्य आ रहे हैं, उन सभी पर ध्यान देते हुए पढ़ते हैं
और उन पर मनन करते हुए जाते हैं, है ना, थोरली उसके बारे में सोचते हैं, थिंक करते हैं कि यहाँ राइटर ने क्या कहा है। जब हम साइंस पढ़ते हैं तब भी हमें ऐसा ही पढ़ना पड़ता है। दिस इज अ हार्ड स्टडी, और यह जो अध्ययन है ये बहुत ही परिश्रम पूर्ण है, मतलब यह बहुत लेबर लगता है ये सब पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में, फिलोसॉफी पढ़ने में, साइंस पढ़ने में। बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी और अ पोएम आउट ऑफ क्लास आवर्स वी रीड फॉर अम्यूजमेंट। लेकिन जब हम कक्षा के बाहर किसी कहानी या कविता को पढ़ते हैं तो वो हम अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। मनोरंजन और अध्ययन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो। मनोरंजन और अध्ययन जो है वो अलग अलग चीजें हैं। मुझे पक्का पता है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं या नहीं, मुझे तो यह नहीं पता, लेकिन युवा लोग जो हैं, आज के जो यंग जनरेशन जो है, यंग मैन जो हैं, वो ऐसा सोचते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो ऐसा सोचते हैं कि जो क्लास में पढ़ते हैं उसी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और वो ऐसा सोचते हैं आज की यंग जनरेशन कि कहानियों की जो बुक है वो तो सिर्फ ऐसे कहानी के लिए पढ़नी है, उसके बारे में हमें क्या लेना देना है, उसमें राइटर ने क्या कहा है, क्या शिक्षा मिलती है। तो यंग मैन जो है आज के जनरली ऐसा ही सोचते हैं। As a matter of fact, every book worth reading ought to be read in precisely the same way that a scientific book is read, not simply for amusement, and every book worth reading should have the same amount of value in it that a scientific book has. Though the value may be of a totally different kind, for after all, a good book of fiction or romance or poetry is a scientific work. It has been composed according to the best principles of more than one science, but especially according to the principles of the great science of life, the knowledge of human nature. असली बात तो यह है कि पढ़ने योग्य हर एक पुस्तक उतने ही ध्यान से पढ़नी चाहिए जैसे विज्ञान की पुस्तक को पढ़ा जाता है, यानी कि मनोरंजन के लिए नहीं। और हर पढ़ने वाली जो पुस्तक है उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है, उतना ही महत्व होता है जितना किसी विज्ञान की पुस्तक का होता है। हालांकि यह महत्व पूरी तरह से बिल्कुल अलग होता है। आखिरकार किसी कहानी या रोमांचक अनुभव या कविता की कोई अच्छी किताब भी एक वैज्ञानिक रचना ही तो है। यह भी एक से अधिक विज्ञानों के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों के आधार पर लिखी जाती है, और खास तौर से जीवन के महान विज्ञान के सिद्धांतों। कौन सा सिद्धांत? मानव स्वभाव के ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। जो भी कहानी की बुक्स होती हैं, पोएट्री की बुक्स होती हैं, तो उन्हें भी हमें साइंस की तरह ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, ध्यान मग्न होकर पढ़ना चाहिए। The first thing which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement. पहली बात जो एक रीडर को, पाठक को ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी बुक को सिर्फ समय बिताने या मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा जाता। Half educated persons read for amusement and are not to be blamed for it. They are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature. अर्ध शिक्षित लोग जो होते हैं, हाफ एजुकेटेड लोग जो होते हैं, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और इसके लिए उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता। वे किसी वास्तविक महान साहित्य की गहरी विशेषताओं को समझने में अक्षम होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं, इनकैपेबल होते हैं कि उस लिटरेचर में क्या चीज़ है, और उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती क्योंकि वो हाफ एजुकेटेड होते हैं। But a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day never to read for mere amusement. And once the habit of discipline has been formed, he will find it impossible to read for mere amusement. लेकिन यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो युवक हैं उन्हें चाहिए कि वो स्वयं को अनुशासित करें और सिर्फ मनोरंजन के लिए ही पढ़ने का उद्देश्य ना समझें। एक बार अगर उसमें अनुशासन पैदा हो गया तो उसके लिए सिर्फ मनोरंजन करने के लिए अध्ययन करना जो है वो असंभव हो जाता है। फिर वो हर चीज़ में फैक्ट ढूंढता है, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, उसे डीपली उस चीज़ को पढ़ने लग जाता है। ही विल देन impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, any book which does not make an appeal to the higher emotions and to his intellect. और तब वह किसी भी ऐसी पुस्तक को हाथ में नहीं लेता, बिल्कुल फेंक देता है वो उस पुस्तक को जिससे उसको बौद्धिक खुराक नहीं मिलती, है ना, मतलब उसको जिससे कुछ नॉलेज नहीं मिलता, ऐसी बुक को वो फेंक देता है, नहीं पढ़ता। But on the other hand, the habit of reading for amusement
becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. It is like a narcotic, something that helps to pass the time, something that keeps up a perpetual condition of dreaming, something that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface parts of the mind and leaving the deeper springs of feeling and higher faculties of perception employed. और दूसरी तरफ मनोरंजन के लिए पढ़ने वाले हजारों लोगों को पढ़ने की लत जो है वैसे ही लग जाती है जैसे शराब पीने की या अफीम या धूम्रपान करने की आदत लग जाती है। कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत ऐसी ही लग जाती है। हमें भी कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि रात को हम तो बुक पढ़कर सोते हैं, अपने पिलो के नीचे बुक रखते हैं, बुक पढ़े बिना नींद नहीं आती है। तो ये बिल्कुल उस आदत की तरह हो जाता है जैसे किसी को शराब की आदत हो जाती है, नशे की आदत हो जाती है। और यह एक नशे की दवा की तरह ही काम करती है जिससे समय गुजारने में तो सुविधा होती है। आदमी हमेशा सपनों की दुनिया में रहने लगता है और वो अंत में सोचने और विचारने की सारी क्षमता उनकी नष्ट हो जाती है क्योंकि वो बुक पढ़ते रहते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते ही नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है कि मनोरंजन के लिए पढ़ने की लत सिर्फ दिमाग के सतही भागों को ही, दिमाग के ऊपरी भागों को ही अभ्यास देती है ना। यानी कि सिर्फ आंखों का अभ्यास होता है कि आंखें इस पर चलती रहती हैं वर्ड्स पे और हमारा दिमाग जो है इसमें नहीं चलता है। और हमारी भावनाओं के जो गहन स्रोत हैं, विवेक की जो बहुत बड़ी शक्तियां हैं, उनको हम लोग यूज ही नहीं कर पाते हैं। अगर हम जस्ट रीडिंग करते हैं तो उनको हम बिल्कुल यूज नहीं कर पाते हैं, हमारे विवेक का यूज नहीं कर पाते हैं। The test of a great book is whether we want to read it only once or more than once. किसी महान पुस्तक की परीक्षा हम कैसे जांच करेंगे उस बुक से कि हम उस बुक को एक बार पढ़ना पसंद करते हैं या एक से अधिक बार पढ़ना पसंद करते हैं। Any really great book we want to read the second time even more than we wanted to read it the first time, and every additional time that we read it we find new meanings and new beauty in it. कोई भी महान पुस्तक रियल में जब हम दूसरी बार ज्यादा रुचि से पढ़ते हैं, देखो पहली बार पढ़ी फिर हम उसे दूसरी बार पढ़ते हैं तो हमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट अगर उसमें आता है, जितना पहली बार इंटरेस्ट नहीं आया था उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट अगर हमें उस बुक को दोबारा पढ़ने में आ रहा है, और जितनी भी बार हम ऐसे पुस्तक को पढ़ेंगे तो हर बार हमें कोई ना कोई नया अर्थ, नई ब्यूटी ही उस बुक में मिलेगी। मतलब एक अच्छी बुक की हमें पहचान कैसे होती है कि जिस बुक को हमारा बार बार पढ़ने का मन करता है और हम जितनी बार उसे पढ़ते हैं उतनी ही बार उसमें कुछ ना कुछ हमें नया जानने को, सीखने को मिलता है। A book that a person of education and good taste does not care to read more than once is very probably not worth much. एक शिक्षित और इंटरेस्ट जिस व्यक्ति में पढ़ने वाला होता है, इंटरेस्टेड पर्सन जो है, वो जिस पुस्तक को दूसरी बार नहीं पढ़ना चाहता तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो बुक है वो अच्छी नहीं मानी जाती। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति जो है वो हमेशा अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता है, और अगर वो किसी बुक को नहीं पढ़ना चाह रहा है दोबारा, एक बार पढ़ लिया और चलो बस अब इसको नहीं दोबारा पढ़ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका मतलब वो बुक रियल में अच्छी नहीं है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिबल। लेकिन हम इस विषय में किसी एक व्यक्ति के फैसले को ही इनफॉलिबल मतलब अकाट्य नहीं मान सकते कि अगर मान लो मैंने कोई बुक पढ़ी, मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने छोड़ दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक रियल में अच्छी नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने तो इसे बार बार पढ़ने से मना किया ना। द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। किसी बुक को एक व्यक्ति की नहीं बल्कि बहुत से व्यक्तियों की मान्यता जो है वो महान बनाती है ना। हम किसी से भी सुने आपने पढ़ी है, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो हम लोग पूछते हैं कि आपने पढ़ी है? हाँ, अरे मैंने भी पढ़ी है, मैंने तो 2 बार पढ़ी है, मैंने 4 बार पढ़ी है। तो इस तरह से बुक की जो महानता है वो इस तरह से डिसाइड की जाती है। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस। और क्योंकि बड़े से बड़े समीक्षक भी, क्रिटिक्स भी निश्चित कमजोरियों में प्रवृत्त होते हैं, उनमें भी ऐसी कमजोरियां होती हैं कि वो भी कई बार नहीं ढूंढ पाते हैं कि ये बुक अच्छी है नहीं है। Carlyle, for example, could not endure Browning. Byron could not endure some of the greatest of English poets. अब राइटर उदाहरण दे रहे हैं, कार्लाइल जैसा बड़ा लेखक वो ब्राउनिंग के काव्य को पढ़ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। मतलब जो कार्लाइल थे ये भी बहुत बड़े लेखक थे, राइटर थे। ये ब्राउनिंग
कि बुक्स को, ब्राउनिंग की पोएम्स को, जो भी नॉवेल्स उनको पढ़ना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ब्राउनिंग वाज नॉट अ गुड पोएट, है ना। और जो बायरन थे वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे कि किसी भी ग्रेटेस्ट पोएट की नॉवेल्स या पोएम्स वगैरह पढ़ें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ग्रेट पोएट नहीं थे अगर बायरन नहीं पढ़ते थे तो। अ मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर अ ट्रस्टवर्थी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। और क्या है, अलग तरह की पुस्तकों के बारे में जो मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब प्रतिभाशाली होते हैं, है ना। मैनी साइडेड, वो उन चीजों को देखते हैं, चेक करते हैं। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स, बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस। और हम किसी एक की मान्यता पर शक कर लेते हैं, लेकिन कई पीढ़ियों के मूल्यांकन पर तो संदेह नहीं किया जा सकता ना। देखो, जो बुक कई पीढ़ियों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, उनकी तो अच्छाई पर या बुक की जो भी समीक्षा है उस पर हम लोग शक नहीं कर सकते हैं कि ये बुक रियल में ही अच्छी है, क्योंकि वो फॉर जनरेशन से उस पर जजमेंट जो दिया जा रहा है कई सदियों से, है ना। Even if we cannot at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundreds of years, we may be sure that by trying, by studying it carefully, we shall at least be able to feel the reason of this admiration and praise. और सैकड़ों सालों से प्रशंसित, मतलब जिसकी प्रशंसा की जा चुकी है और जिसे मान्यता मिल चुकी है ना, किसी पुस्तक को पढ़ने पर यह हो सकता है कि हमें उसमें कोई श्रेष्ठता ना भी मिले। मतलब कि एक बुक है जैसे रामायण है, महाभारत है, और ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो सदियों से कही जा रही है कि बहुत अच्छी, और हो सकता है कि हमें उस बुक में कुछ ना मिले, कि हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा है। तो हमें जब पता चल सकता है कि इतनी प्रशंसा और प्रसिद्धि का कारण जो है इस बुक का क्या है। द बेस्ट ऑफ ऑल libraries for a poor man would be a library entirely composed of such great works only, books which have passed the test of time। और किसी निर्धन व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा लाइब्रेरी, पुस्तकालय जो है वही होगा जिसमें इसी प्रकार की पुस्तकें होंगी, अर्थात वो बुक्स होंगी जो समय की परीक्षा में खरी उतरी होंगी। मतलब हर समय में, किसी भी एज में, है ना। आज 100 साल पहले, 200 साल पहले उन बुक्स की जो इम्पोर्टेंस है उतनी ही रही हो, है ना। तो उस बुक से बेस्ट उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, और वही लाइब्रेरी जो उनके लिए सबसे अच्छी होगी जहाँ पर ऐसी बुक्स उनको मिलेंगी कि जो हर समय सीमा में पढ़ी गई हों। दिस देन वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग्स। और पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए हमारे सामने यही सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस, nor should we buy any others unless we have some special reason for so investing money। और हमें सिर्फ वही पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनको हम बार बार पढ़ना चाहें। अदर बुक्स को नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि हमारे पास पैसा लगाने के लिए कोई विशेष रीजन ना हो, स्पेशल रीजन ना हो। द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन इज अ जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट लाइज हिडन विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स। और ध्यान देने योग्य दूसरी बात क्या है, दूसरा फैक्ट क्या है कि उपयोगिता। इसकी जो उपयोगिता है, जो एक सामान्य लक्षण है, वो इस प्रकार की सभी महान बुक्स में ही छुपा हुआ होता है ना। कि इस बुक की क्या उपयोगिता है, इससे हमें क्या, हमारे लाइफ में इसका क्या उपयोग है, जो जो इस बुक में कहा गया है उन चीजों का। दे नेवर बिकम ओल्ड, देयर यूथ इज इमॉर्टल। और जो इस तरह की बुक्स होती हैं वो कभी पुरानी नहीं पड़ती हैं, उनकी जो युवावस्था है अमर ही रहती है। मतलब बुक्स कभी भी पुरानी नहीं होती, खत्म नहीं होती हैं, हमेशा चलती ही रहती हैं। A great book is not apt to be comprehended by a young person at the first reading, except in a superficial way। और जो महान पुस्तक है वो अक्सर युवा लोगों को पहली बार में ही पूरी तरह समझ में नहीं आती। मतलब हम लोग अगर पहली बार कोई बुक पढ़ें और वो बुक अगर रियल में बहुत महान है तो वो पहली बार में हमें समझ में नहीं आएगी। और क्योंकि एक पहली बार तो हम लोग कुछ उसमें डीपली जा ही नहीं पाते हैं। Only the surface, the narrative is absorbed and enjoyed। और सिर्फ क्या होता है, इसका जो सतही हिस्सा है ना, सिर्फ उसी का एंजॉय हम लोग कर पाते हैं, उसी का ही हम लोग आनंद ले पाते हैं, इसकी कहानी का नहीं। No young man can possibly see at first reading the qualities of a great book।
और युवा पाठक जो होता है वो इस किसी भी ग्रेट बुक को पहली बार में पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता है, उसकी क्वालिटीज के बारे में जानने में सक्षम नहीं हो पाता है। Remember that it has taken humanity in many cases hundreds of years to find out all that there is in such a book. और याद रखिए कि कई बार किसी महान जो बुक होती है, किसी महान बुक में छिपी हुई श्रेष्ठता को ढूंढने में कि इसके अंदर क्या श्रेष्ठता है, क्या अच्छाई है, उसे ढूंढने में मनुष्य जाति को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अ मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम। लेकिन मनुष्य के जीवन के अनुभवों में विस्तार आने से ही वह जो है किसी बुक के अर्थ में अधिक विस्तार को महसूस कर सकता है, क्योंकि उसे पढ़ने में विस्तार देना पड़ता है, समझने में विस्तारित होना पड़ता है, तभी वो उसके जो है फील कर पाता है कि इस बुक में क्या था। The book that delighted us at 18, if it be a good book, will delight us much more at 25 and it will prove like a new book to us at 30 years of age. तो राइटर क्या कह रहे हैं कि यदि एक अच्छी पुस्तक है ना, कोई एक वास्तव में कोई पुस्तक जो हमें 18 वर्ष की उम्र में हमें बहुत आनंद प्रदान करती है, अगर हम उसे 18 वर्ष की एज में हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। फिर अगर हम उसी बुक को 25 साल की एज के होने के बाद पढ़ते हैं तो भी हमें उतना ही आनंद देती है, मतलब और ज़्यादा अधिक आनंद प्रदान करती है। और फिर हम अगर उसको 30 की उम्र होने पर भी पढ़ते हैं तो भी हमें उसमें कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह बुक जो है ये वास्तव में ही अच्छी है। एट 40 वी शैल री रीड इट, और 40 की उम्र तक आते आते भी हम उस पुस्तक को फिर से पढ़ते हैं। वंडरिंग वाई वी नेवर सो हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर। और हम देखो 40 की एज में भी उस बुक को पढ़ रहे हैं, उसी बुक को 18 की उम्र में पढ़ा, 25 की उम्र में पढ़ा और अच्छी लगी, 30 की उम्र में पढ़ा और अच्छी लगी, और 40 की उम्र में पढ़ा तब भी हम लोग इतना मतलब सरप्राइज होते हैं उसी बुक को पढ़कर कि अरे इसमें हमने ये चीज़ तो पहले देखी नहीं, है ना। वंडरिंग करते हैं व्हाई वी नेवर सो हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, हमें ये पहले क्यों नहीं दिखाई दिया कि इस बुक में ये भी है। एट 50 और 60 years of age the same facts will repeat themselves, और यही ताज्जुब हमें 50 और 60 की उम्र में भी होगा। देखो यही वाली बुक हमने 18 में पढ़ी, 25 में पढ़ी और अच्छी लगी, 30 में और अच्छी लगी, 40 की एज में भी हमें ऐसा लगा कि अरे ये चीज़ नहीं देखी हमने, और यही जब 50 की एज में, 60 की एज में हम लोग पढ़ेंगे तब भी हमें इस बुक पर क्या ताज्जुब होगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी है, इसमें ये भी है। अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, क्योंकि एक महान पुस्तक जो है वो रीडर के माइंड के विकास के अनुपात में ही विकसित होते हैं। रीडर जितना अपने माइंड को विकसित कर कर पढ़ेगा बुक को, उतना ही उस बुक की जो है रियलिटी उसके सामने आती जाती है, और बुक का जो है उसके साथ साथ नए अर्थ देती रहती है ना, उस रीडर को नए नए अर्थ प्रदान करती रहती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू।